सो हमने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट जो कर रहे थे तो इसमें लीनियर रिग्रेशन का हमने यहाँ तक कवर किया था। हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई को अलग कर दिए थे। सो जनरली जैसे कि पाइपलाइन क्रिएट कर दिए थे एंड एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को दोनों को अलग कर दिए थे। सो दिस इज माई एक्स वेरिएबल which contains all independent features and this is y means that temperature, okay, which we need to predict. This is my target column। ठीक है, तो दोनों को हमने अलग कर दिए थे, द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर्स को अलग कर दिया। अलग करने के बाद देन नेक्स्ट इज द जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स है उसके अंदर कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कोई जान किया। ओके, सो there should not be a collinearity between the independent features. There should not be multi collinearity. Multi collinearity means जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंट फीचर्स ये सारे हैं, प्रोसेस टेम्परेचर है, रोटेशनल स्पीड है, टर्क क्यू है, टूल वेयर है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 मशीन फेल्यूर, TWF, ऑल दीज आर द इंडिपेंडेंट फीचर्स। इनके बीच में कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। कोलिनियरिटी मतलब आपस में हाई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए एक स्टार्स मॉडल है दैट इज कॉल्ड VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। सो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला है 1/1 - r²। r इज माई रेसिडुअल मीन्स y - y hat। ठीक है, सो जितने भी मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स के अंदर ये फार्मूला लगा के हम देख सकते हैं। जनरली स्टार्स मॉडल को हम कॉल करके देख सकते हैं कि जिसकी उसकी कितने इन्फ्लुएंसर, हाउ द वेरिएंस इज इन्फ्लुएंस्ड अमंग द ऑल द फीचर्स। ठीक है, इसमें जितने 10 से ज़्यादा होगा दैट मीन्स दैट इज हाई कोलिनियरिटी बिटवीन द फीचर्स। इफ द VIF फिगर इज ग्रेटर देन 10, दिस इज द थंब रूल। तो 10 से ज़्यादा है तो यू हैव टू that feature is considered that is the high collinearity between the all other features। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करेंगे ना, फ्रॉम स्टार्स मॉडल डॉट स्टार्स आउटलायर इन्फ्लुएंस, दिस इज द पैकेज अवेलेबल, वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर इज अवेलेबल इन दिस library। so we are exporting from this library, we are importing this model, okay, that is called VIF, variance inflation factor। सो हमारा डाटा फ्रेम उसके लिए जनरली एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, डॉमी डाटा फ्रेम, दैट इज कॉल्ड PD.डाटा फ्रेम। ठीक है, डॉमी डाटा फ्रेम बना रहे हैं, उसके अंदर हम भरेंगे। उसके अंदर क्या भरेंगे ना, एक VIF भरेंगे एंड फीचर्स, सारे फीचर्स का नाम ले लेंगे जितने भी फीचर्स यहाँ पे है एक्स कॉलम में, जितने भी फीचर्स है ये सारे, प्रोसेस टेम्परेचर है, रोटेशनल स्पीड है, टर्क क्यू है, टूल वेयर है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 मशीन लर्निंग एवरीथिंग। ठीक है, सो ये हमारे फीचर्स हो जाएंगे और जो आउटपुट आएगा दैट इज माई VIF। तो आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी ना, द वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर के अंदर ये एक्चुअली इसकी जो इनपुट है, ये जो फंक्शन है वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर, इसके अंदर दो चीज़ जाएगी। एक हो गया आरए, दूसरा हो गया उसकी इंडेक्स। ठीक है, तो पहला तो आरए जो है, आरए में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा जो डाटा सेट है उसको कंप्लीट आरए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ पैरामीटर जाएगी। एक तो आरए में जाएगा, दूसरा आरए फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा उसकी इंडेक्स होनी चाहिए। आरए का जितना ही रो इंडेक्सेस वो सारी देनी है। तो हमारा आरए को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक्स जो है उसको हमें numpy फंक्शन इज देयर। कोई भी डाटा सेट, डाटा फ्रेम को आपको आरए फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, आरए मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको numpy, दिस इज द फंक्शन यू हैव टू यूज। ठीक है, तो x.toNumpy, सो हमारे पास x मतलब हमारे पास क्या है, सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। ठीक है, दिस माई x। जैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं array x to numpy, so if you talk about the array ARR, so it will be becomes in this, मतलब उसका हेडर्स कुछ नहीं रहेंगे, वो सारे array फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल array में कन्वर्ट कर दिया। एंड each column is belongs to one list, okay, and this is the combination of all the list। so first record this one, this is the second record, this is the third record, this is the fourth record, like this way, and all the records again combined with another list, that is called array। so this is called array। and if इसका shape हम देखेंगे तो array dot shape, so obviously 10,000 rows are there and 13 columns are there। ठीक है, सो जनरली आपकी जो डाटा फ्रेम है उसको array में पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है। सो जितना भी आपका डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम को पहले आरए में कन्वर्ट करोगे। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि ये जो फंक्शन है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इसके अंदर दो चीज जा सकता है। एक तो आपका जो डाटा फ्रेम है वो आरए फॉर्म में होना चाहिए और उसकी इंडेक्सेस जानी है, ठीक है। आप इसकी सपोज मैं शिफ्ट टैब लगाऊं ये फंक्शन के आगे, तो ये कम्प्लीटली आप देखोगे वेरिएंस इन्फ्लेशन जो है, एक्टिव नहीं हुआ, एक मिनट रुको। ओके, सो इसकी जब आप ऑल्ट टैब दबाओगे तो आप देखोगे तो इसके अंदर पैरामीटर जो जा रहा है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के अंदर, तो इसका काम क्या है ना, दिस वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इज ए मेजर फॉर द इंक्रीज ऑफ द वेरिएंस ऑफ द पैरामीटर estimates if the additional variable gives the I don't know linear regression. It is measure of the multi-collinearity of the design matrix, ठीक है। इट इज ए मेजर फॉर मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम ये फंक्शन को कॉल करना है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। बेसिकली ये जो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर फंक्शन जो इसमें रिसर्चर जो इसको मॉडल को बनाए हैं, ये बेसिकली इसी के लिए बनाया है कि मल्टी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए। सो वन रिकमेंडेशन इज दैट इफ द VIF मतलब दैट वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 5, then explanatory variable gives the IDX is high collinear with the other explanatory variables if it is greater than 5, ठीक है। 5 से ज़्यादा हो तो जनरली हाई मल्टी कोलिनियरिटी इसको मानते हैं। डिटेल्स लिखा गया इसके अंदर कि इफ इट इज ग्रेटर देन 5, हाँ, इफ VIF इज ग्रेटर देन 5 देन द वेरिएबल्स इज हैविंग द हाई कोलिनियर with the other explanatory variable, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का हाई कोलिनियर है, एंड द पैरामीटर एस्टिमेट्स विल बी लार्ज स्टैंडर्ड एरर्स बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो इस बिकॉज ऑफ दिस इसका स्टैंडर्ड एरर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। सो पैरामीटर इसके अंदर क्या क्या जाएगी, दो पैरामीटर है, एक हो गया numpy array ND-array में n डायमेंशनल array इसको बोलते हैं, ठीक है, n डायमेंशनल array दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा इंडेक्सेस होनी चाहिए जो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। तो दो चीज इसकी पैरामीटर मतलब उसकी इनपुट है, ये फंक्शन की दो इनपुट है, एक हो गया आपकी आरए फॉर्म में होना चाहिए डाटा, दूसरा हो गया उसकी इंडेक्सेस, ठीक है। मतलब सपोज इसमें बताता हूँ, सपोज मेरा पास सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स से थे x1 x2 x3 x4 ऐसा है, ठीक है। एंड ये सारे ऐसे टेबुलर फॉर्म में हमारे पास है, इसको कन्वर्ट करेंगे हमने आरए फॉर्म में। तो आरए फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा ये डाटा, ये कैसे होगा ना, ये जो पहला रिकॉर्ड है ये आपको एक लिस्ट के अंदर आ जाएगा आरए के अंदर, ठीक है। सपोज इसमें 1 है 2 है 3 सॉरी इसमें डाटा आपका 3 है एंड 4 है, तो ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दिस इज सपोज 3, दिस इज सपोज 4, ठीक है। तो ये हो गया पहला रिकॉर्ड। सेकंड रिकॉर्ड सपोज तुम्हारे पास है 5 6 7 ठीक है। सेकंड रिकॉर्ड सपोज तुम्हारा है 7, ठीक है, एंड 8। तो यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड में आ जाएगा क्या 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे कम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड में सपोज तुम्हारे पास है 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 9 10 11 एंड 12 ऐसे आएगा डाटा, ठीक है। ऐसे जितने भी नंबर ऑफ रोज है ये सारे रोज ऐसे आ जाएंगे, और जहाँ पे तुम्हारा डाटा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये आपका कॉम्पैक्ट हो जाएंगे एक आरए के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। सो दिस इज 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब ये एक तुम्हारा हो गया रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो, ऐसे एंड वन एबव एक के बाद एक सारे रो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे अनदर लिस्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड 2D array। दिस इज कॉल्ड 2 बिकॉज दो आपका स्टार्टिंग में टू ब्रैकेट इज फ्रॉम द इन द स्टार्टिंग एंड एंड में भी आपका 2 ब्रैकेट मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड 2D array, ठीक है। सो ये जो array फॉर्म है आपको कोई भी 2D हो 3D हो कुछ भी n डायमेंशनल array में होना चाहिए आपकी इनपुट डाटा, 1 पैरामीटर। सपोज हम वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर की बात करूं, इसके अंदर 2 डाटा, एक तो ये जो array होगा ये सपोज मेरा array वेरिएबल के अंदर सेव किया, सो दिस शुड बी 1 पैरामीटर इज द array, सेकंड 1 पैरामीटर दिस इज द इंडेक्स,
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर एक इंडेक्स क्रिएट करता है 0 1 2 3 4 टेबल का। सो यहाँ पे आपका IDX इंडेक्स सपोज जाएगा। सो जो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है स्टार्स मॉडल है, इसके अंदर 2 पैरामीटर जाता है। एक हो गया आपका कंप्लीट जो डाटा जो टेबल है वो आरए फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा है उसकी इंडेक्सेस, ठीक है। ये आप जब पास कर देंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये सारे वेरिएबल का नाम एक साइड में आएगा, x1 x2 x3 x4 एंड दूसरा आएगा VI फैक्टर कितना है, ठीक है। ये सारे फैक्टर इधर आपको आउटपुट देगा। ये सारे फैक्टर ग्रेटर देन 5 है। VI फैक्टर है क्या भाई? वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर होता है जिसको मल्टी कोलिनियरिटी, आपस में कितना कोरिलेशन है x1 में x2 के बीच में, x2 से x3 का कोरिलेशन, x3 से x4 का कितना कोरिलेशन है आपस की, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन ऑल दिस इंडिपेंडेंट फीचर्स निकालने के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड VIF, ठीक है। सो ये ग्रेटर देन 5 है, तो दैट मीन्स इफ दिस फिगर इज ग्रेटर देन 5 दैट मीन्स दैट वेरिएबल इज हाईली कोरिलेटेड विद अदर वेरिएबल्स, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली योर आपका जो स्टार्स मॉडल बता रहा है यहाँ पे, आप इसको पढ़ेंगे तो जनरली इसकी डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे डॉक स्ट्रिंग जो है इसके अंदर, तो दिस इज बेसिकली टेलिंग दैट दिस स्टार्स मॉडल वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इज यूज्ड, this is used to measure, it is used to measure for multi collinearity of a design matrix। कोई भी आपका मैट्रिक्स है या आपके इंडिपेंडेंट फीचर्स को समझ लो एक मैट्रिक्स है, तो उसके मल्टी कोलिनियरिटी मतलब जब आपके इंडिपेंडेंट फीचर्स के बीच में कोरिलेशन आ गया दैट इज कॉल्ड मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। आप एंड उसका जो फैक्टर है दैट इज उसको कैसे क्रिएट करेंगे ना, दिस इज जो मशीन लर्निंग मॉडल है, दिस इज नॉट मशीन लर्निंग, दिस इज स्टार्स मॉडल, तो स्टैटिस्टिकल मॉडल है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इसको यूज करेंगे। एंड वन रिकमेंडेशन इज दैट, ठीक है, ये जो इन्होंने बनाया इसकी रिकमेंडेशन दी है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन यू कंसिडर दैट दिस इज हाईली कोलिनियर, ठीक है, हाईली कोलिनियर। इफ इट इज ग्रेटर देन 5, लेस देन है देन लेस कोलिनियर, ठीक है। ये आपके अंदर यह मिल रहा है। सो दिस इज एंड रिटर्न क्या कर रहा है ना, एक फ्लोट वेरिएबल, एंड रिटर्न क्या कर रहा है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को रिटर्न कर रहा है, एंड दिस शुड बी लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 है तो दिस इज दैट मीन्स इट इज ए हाईली कोरिलेटेड। सो हम इसको कैसे बनाएंगे ना, हमारा जो डाटा, 2 चीज हमें चाहिए, इनपुट आरए फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा उसका इंडेक्सेस होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको numpy फंक्शन यूज करके हमने उसको टेबल को आरए में कन्वर्ट कर दिया, एंड जब मैंने आरए में कन्वर्ट कर दिया तो आरए को मैं देखूँ ARR को प्रिंट करके, तो मेरे पास ये आरए फॉर्म में डाटा नाउ अवेलेबल, ठीक है। ये दिस इज वन रो, दिस इज अनदर रो कॉम्पैक्ट हो रहा है, ये अनदर थर्ड रो, एंड सिमिलरली इट इज लास्ट एट द लास्ट एंड अप इट इज कॉम्पैक्टेड बाय अनदर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्पैक्ट हो रहे हैं सारे रो। तो जैसे आप डाटा सेट को ऐसे करेंगे तो ये कॉम्पैक्ट आरए फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर रहा है। तो आरए फॉर्म, कोई भी डाटा फ्रेम को आपको आरए फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज दिस कमांड numpy, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आरए फॉर्म में। नेक्स्ट इसकी इंडेक्सेस चाहिए, तो उसकी इंडेक्सेस कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके इंडेक्सेस जब निकालोगे तो जनरली ये कितने रिकॉर्ड्स है, इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक्चुअली इसके कॉलम इंडेक्स निकालने, क्योंकि कॉलम वाइज हमने वेरिएंस निकालना है। तो कॉलम इंडेक्स निकालने के लिए ये जनरली ये होता है आपका रो एंड दिस इज योर कॉलम, ठीक है। जैसे array.shape हम देख रहे हैं, तो मेरे पास 2 चीज़ array.shape रिटर्न कर रहा है, वन इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रोज एंड सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो सपोज मैं इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ array shape ऑफ 0, तो मेरे को क्या रिटर्न करेगा 10,000। मेरे को चाहिए क्या 13 चाहिए, ये इंडेक्सेस चाहिए 13, ठीक है। तो 13 निकालने के लिए क्या करूँ, इसको 1 कर दूंगा तो मेरे पास 13 निकाल के दे रहा है। array इसके 0 यहाँ पे अंदर मैं पास कर रहा हूँ तो मेरे को पहला बार वैल्यू निकाल के देगा, 1 दे रहा हूँ तो मेरा इंडेक्स 1 में ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू मेरे को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो array.shape1 मीन्स 13। तो मेरे को ये, इसका मतलब हमेशा इंडेक्स जो होता है स्टार्टिंग होता है 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे करके 13 इंडेक्स, मतलब 13 13 कॉलम है तो 13 इंडेक्स मेरे को चाहिए। तो इसको जब मैं फॉर लूप एक लगा दूं, तो फॉर आई इन रेंज कर दूं यहाँ पे,
तो रेंज हमने पढ़ा था, रेंज ऑफ दिस वन। सो ये कितना देगा मेरे को, और ये मैं रिटर्न करूँ, सपोज मैं आई को प्रिंट कर दूँ, यहाँ पे प्रिंट आई, तो मेरे को क्या दे रहा है, 0 से लेके 13 तक प्रिंट दे रहा है, 12 तक प्रिंट दे रहा है। 13 रिकॉर्ड्स हो गए ना, स्टार्टिंग पहला रिकॉर्ड हमारा 0 होता है, पहला इंडेक्स, देन 1 2 3 4 ऐसे करके 12 इंडेक्स तक टोटल 13 कॉलम्स हो गए। तो मेरे को यही चीज़ चाहिए, सारे इंडेक्स नंबर चाहिए, कॉलम के इंडेक्स नंबर, पहला नंबर इंडेक्स 0, सेकंड 2, सेकंड 1 2 ऐसे करके सारे कॉलम इंडेक्स चाहिए। सो इसको मैं इस टाइप का निकाल सकता हूँ सारे इंडेक्स। एक 2 पैरामीटर चाहिए, एक हो गया आरे, दूसरा है इंडेक्स। इंडेक्स में ऐसे निकाल सकता हूँ, एंड दिस इज माई आरे, ठीक है, ARR हो गया आरे। तो जब मैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को यूज कर रहा हूँ, तो जनरली क्या करूँगा ना, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये मेरा कॉल करूँगा इसको वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऊपर करके आपको बताता हूँ। सो दिस इज जनरली, पहले तो इसको रन करनी है, ठीक है, ये मेरा कमांड है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, देन इसको मैं कॉल करनी है, ठीक है। इसको कॉल करने के लिए इसके अंदर 2 पैरामीटर जाएगी। सपोज मेरा पहला हो गया आरे, दूसरा हो गया इंडेक्स, ठीक है। और जो ये आई है, ये मेरे यहाँ से आई निकल रहा है, तो इसी को यहाँ पे लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, सेम ये चीज है, रेंज ऑफ आरे डॉट शेप ऑफ 1, ठीक है। ये मेरा निकाल के दे देगा मुझे क्या, वेरिएंस तो ये इन्फ्लेशन, सारे कॉलम्स के लिए चलेगा, राइट? हाँ कॉलम के लिए, ठीक है, क्यों कॉलम वाइज मेरे को कॉलम वाइज तो देखना है किसका कितना कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कॉलम वाइज ये चलेगा। और इसको मैं सपोज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं, तो दिस इज कॉल्ड, सपोज एग्जांपल मैं इसको VIF लिख देता हूँ, VIF इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अच्छा, जब फॉर लूप चला रहे हो एक्चुअली, तो ये आपका जो खत्म होगी, तो ये जनरली आपको लिस्ट के अंदर रखोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ये लिस्ट के अंदर रखोगे। एक यार इसकी खत्म नहीं हुआ ये वाला रेंज का ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, हो गया, ठीक है। सो मेरा VIF बन गया, ठीक है। तो VIF मैं जब रिटर्न करूं मैं, सो मेरे पास सारे फिगर निकल गए। कितने कॉलम्स थे, 13 कॉलम, और सारे कॉलम का VIF फिगर्स निकाल के दे दिया, दिस वन, ये सारे दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे 5 से ज़्यादा है, यहाँ पे 5 की ज़्यादा है, यहाँ से 5 का ज़्यादा है, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, दैट दिस कॉलम्स आर हाईली दिस कॉलम्स आर हैविंग हाई मल्टी कोलिनियरिटी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमने इसके अंदर देखा है, ये फंक्शन आपने यहाँ पे फंक्शन जैसे ऑल्ट टैब करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। इफ दिस फिगर इज ग्रेटर देन 5, देन यू शुड कंसिडर दिस इज अ हाई कोलिनियर, ठीक है, हाईली कोलिनियर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ पे 5 से ज़्यादा है, तो उसको जनरली हाईली कोरिलेशन मानते हैं, और हमें पता चल गया कि कौन सी वेरिएबल इज हाईली इज हैविंग मल्टी कोलिनियरिटी, हाई मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। बट कोरिलेशन कितना है, कितना परसेंट है, वो नहीं पता लगेगा इससे, राइट? किसके मतलब हाई कोलिनियरिटी तो कह रहे हैं कि हाँ, जितने बाकी कॉलम है यही परसेंटेज है ना, 5 पॉइंट, यही परसेंटेज है ना, 5.17। किस कॉलम से, किस पर्टिकुलर कॉलम से वो है जनरली आप इसलिए मैं बता रहा हूँ कौन सी कॉलम, जैसे ये स्टार्टिंग ये 0 का वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, पहला आई का वैल्यू कितना है, 0 है, पहला आई का वैल्यू 0 है, राइट, ठीक है। तो RS शेप जो 0 में लूंगा, RS शेप का जैसे ये शेप 1 से मतलब पहला कॉलम है, ये 0th कॉलम, तो 0th कॉलम का नाम क्या है, 0th कॉलम का नाम क्या है, प्रोसेस टेम्परेचर है। 1th कॉलम का नाम है दिस वन, दिस इज 3rd कॉलम, दिस इज 4th कॉलम, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो टोटल 12 कॉलम्स है, और यहाँ पे आपको 12 वैल्यू मिल रहे हैं, ठीक है। पहला ये 0th कॉलम का है, सेकंड कॉलम, इसको कॉलम वाइज आपको रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डाटा फ्रेम बना दी, ब्लैंक डाटा फ्रेम के अंदर 2 वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। पहला सपोज कॉलम में इंसर्ट करना चाहता हूँ फीचर का नाम, सेकंड में सपोज मैं फीचर करना चाहता हूँ, सो सपोज एग्जांपल दिस वन, पहला एक कॉलम बना देता हूँ, ये मैंने ब्लैंक एक बना दिया डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड इसके अंदर VIF_df एक कॉलम बना दिया फीचर के नाम पे, ठीक है। सो
सो फीचर का नाम दे दूंगा क्या, नाम मेरा जो एक्स था, एक्स डॉट कॉलम्स, ठीक है। तो मैंने एक्स डॉट कॉलम्स में यहाँ पे सारे कॉलम का नाम भर दिया, और ये कॉलम बनाया VIF, उसके अंदर ये जो फिगर्स है उसको रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद में इसको कंप्लीट रन करते हैं, इसको हो गया, इसको रन करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने ये डाटा फ्रेम, ब्लैंक डाटा फ्रेम बनाया था, इसको जब रन करूँगा तो मेरे को दिखाई देगा पहला फीचर्स, देन उसके आगे उसकी VIF फिगर्स, तो सारे फीचर्स का नाम, उसके आगे उसकी मल्टी कोलिनरिटी वैल्यू कितना है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज रोटेशनल स्पीड इज हैविंग मल्टी। मैंने क्या किया, पहला कॉलम एक ब्लैंक टेबल बनाया, दिस इज सपोज मैं VIF दिया, PD डॉट डाटा फ्रेम का मतलब क्या है कि ब्लैंक टेबल बनाना है, ठीक है, डाटा फ्रेम बनाया। तो ब्लैंक डाटा फ्रेम के अंदर क्या किया, पहला कॉलम में मैंने सारे कॉलम्स को रख दिया, एक्स डॉट कॉलम्स को, सेकंड कॉलम में सारे VIF जो है वेरिएंस फैक्टर है वो वैल्यू सारे स्टोर कर दिए। अब उसको मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ मेरे को वही चीज़ दिखा रहा है, सारे कॉलम का नाम, उसके आगे कितना वेरिएंस फैक्टर है। तो जितना भी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर ज़्यादा 5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस कॉलम इज हैविंग मल्टी कोलिनरिटी। सो रोटेशनल स्पीड इज हैविंग मल्टी कोलिनरिटी, टर्क्यू इज हैविंग मल्टी कोलिनरिटी, मशीन लर्निंग इज हैविंग, मतलब सबसे ज़्यादा 11 है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट मल्टी कोलिनरिटी ये है, देन इसके बाद आपका ये है टर्क्यू, देन रोटेशनल स्पीड है। और बाकी जो 5 से कम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है ये 3 कॉलम है, ठीक है, ये 3 कॉलम में हमारे पास प्रॉब्लम है। ये 3 कॉलम एक्चुअली, इसमें से एक कॉलम, ये तीनों कॉलम को एक्चुअली रखना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से पता चल जाता है कि आपके मल्टी कोलिनरिटी जनरली आपके अंदर होनी नहीं चाहिए फॉर ए जनरलाइज टू बिकम ए जनरलाइज मशीन लर्निंग मॉडल इफ वांट टू क्रिएट। और क्योंकि तीनों कॉलम नहीं भी, क्योंकि एक ही फीचर को अगर ले तो वो उसके मतलब मल्टीपल नहीं होंगे, मल्टी कोलिनरिटी का मतलब ये होता है ना। नहीं, मल्टी कोलिनरिटी क्या होता है, ये मल्टी कॉलम का दूसरे कॉलम से रिलेशन कितना कोलिनियर है वो, राइट, उस कॉलम कोलिनियर कितना ज्यादा कोलिनियर है, दैट इज मल्टी कोलिनरिटी। आपस में एक्स इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू इंडिपेंडेंट, x1 x2 x3 आपस में कितने कोरिलेटेड है, आपस में, हाँ आपस में। मतलब अगर x1 x2 आपस में कोरिलेशन रखते हैं तो अगर मैं x1 को भी कंसीडर करूं, x1 को छोड़ दूं तो भी सही रहेगा, राइट। हाँ, सपोज इसमें से आपको ये 3 फिगर, ये 3 चीज में ज्यादा आपको मल्टी कोलिनरिटी है, तो तीनों चीजों को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तीनों को छोड़ सकते हैं, मुझे लगा कि शायद एक को कंसीडर कर सकते हैं, दो को छोड़ सकते हैं। आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि ज्यादा है तो 11 10 से ज्यादा है, इसको जनरली छोड़ दो, ये दोनों का आप कंसिडर कर लो, ऐसे करके, ठीक है। आपके पास फीचर्स कितने हैं उसके, ज्यादा फीचर्स नहीं है, कम है, तो आप रख सकते हो। ऐसे आप सारे रख के चलाओगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जनरली आपको इतना 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। उसके मल्टी कोलिनरिटी जनरली आपको कैसे चेक करनी है वो है। तो उसके बाद आपको क्या करेंगे, ये देखो, ये मशीन फेलियर मैंने इसलिए इसको ड्रॉप किया क्योंकि इसके हाई मल्टी कोलिनरिटी है, इसको मैंने भैया रन कर रहा था मैं प्रोग्राम, तो वो नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। कहाँ पे एरर दिखा रहा है? ये जो अभी हमने DF ये किया था ना, VIF डैश डो फीचर वाला, ऊपर से सारे रन करके आए हो? हाँ मैं रन करके आया हूँ सारे। मैंने ऊपर से कहीं से छोड़ा होगा तभी रन नहीं कर रहा है। 1 मिनट में शेयर करूँ? हाँ करो। देखना भैया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एरर का टाइप एरर कुछ है ना, ये सिंपल कुछ और एरर आपने टाइप की मिस्टेक की है कुछ, लिखा नीचे आ जाओ। ये 1 सेकंड देखो क्या लिखा रहा है, इनफाइनाइट नॉट सपोर्ट द इनपुट टाइप एंड इनपुट कुड नॉट बी सेफली कोई to any supported type according to casting rule safe। चलो आगे चलो, ऊपर चलो एक बार। एक सेकेंड, RA.SAFE आपका आ गया? कहाँ है देखो, रन करो इसको RA.SAFE।
दिखाओ ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक कॉलम इंसर्ट करो, सेल इंसर्ट करो, इसके नीचे के सेल इंसर्ट करो। एक्स का देखो, एक्स डॉट कॉलम्स देखो क्या आ रहा है। एस डॉट, हाँ, एक्स डॉट कॉलम्स, COLUMNS, एक मिनट लिख रहा हूँ। CU LUMNS, COLU यार, CLO क्या लिख रहा। मैं LU लिखना ना, CO नहीं सॉरी, COLUMNS लिख रहा हूँ। आप शिफ्ट एंटर मारो, क्या आया ऊपर देखो। हाँ ठीक है, इसको रन करो एक बार, PD डॉट डाटा फ्रेम। इसी को हाँ, हो तो गया। तो फिर आपने ऊपर कहीं रन नहीं कराया थे। अब VIF DF इसको रन करो, इसको रन करो। हाँ तो आ गया, ठीक है। ठीक। सो हमने ये इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मशीन फेलियर को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट ड्रॉपिंग दिस वन, एक्स डॉट ड्रॉप। अब मेरे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स सारे बन गए, ठीक है, सारे हो गए। जितने भी मल्टी कोलिनियरिटी हमने हटा दी, मैक्सिमम जो थे। और उसके बाद हमारे वाई इज क्रिएटेड, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारे सेपरेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे ना, सैम्पलिंग करेंगे डाटा को सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग मतलब स्प्लिट करेंगे डाटा को ट्रेन एंड टेस्ट में। सो जनरली क्या होता है, मशीन लर्निंग बनाने से मॉडल जो भी बनाते हैं हम, हमारे पास जितने भी डाटा सेट रहता है, तो हमारे पास सपोज ये डाटा सेट अवेलेबल है, ठीक है, इतने। अभी हमारे पास 0 से लेकर 10,000 तक डाटा है, ठीक है, 10K तक डाटा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 10,000 तक रिकॉर्ड्स है। तो ये कंप्लीट डाटा सेट है, फुल है। इसको क्या करेंगे ना, 2 पार्ट में जनरली डिवाइड करेंगे। वन इज फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, अनदर इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। सो ट्रेनिंग जस्ट जनरली आप ज़्यादा लेते हैं क्योंकि मॉडल को लर्न करना होता है। सो ये ट्रेनिंग डाटा सेट किस लिए होता है ना, मॉडल, कोई भी मॉडल बनाएंगे उसको लर्न कराएंगे, मॉडल विल लर्न, ठीक है, इसको वो लर्न करेगा। ठीक है, सो इट विल लर्न ऑन दिस डाटा सेट, ठीक है। एंड दिस इज आफ्टर लर्निंग आपका मॉडल क्रिएट हो जाता है। लर्निंग होने के बाद मॉडल इज क्रिएटेड। मॉडल मतलब अभी डाटा सेट को पढ़ लिया, इसके अंदर इसमें दोनों चीज़ होंगे, एक्स होगा, ऑल दीज आर x1 x2 x3 सारे इंडिपेंडेंट होंगे, एंड दिस इज y होगा, ठीक है। तो जितने भी ये इसे जब लर्निंग करता है क्या करता है, ये x1 और y के बीच में व्हाट इज द रिलेशंस, वो जनरली रीड करता है, ठीक है। तो ये रिलेशन रीड करके, ये इनके बीच में रिलेशन रीड करके ये डाटा को रीड कर ली, उसने लर्न कर लिया डाटा को, ठीक है। मेरे पास इसी फॉर्म में डाटा होगा तो ये मेरे को प्रेडिक्ट करना है, ये ऐसी टाइप का डाटा होगा तो मेरा टारगेट ऐसा होना है, इस टाइप का डाटा होगा तो मेरा टारगेट ऐसा होना है, ऐसे करके उसने लर्न कर ली। आपके पास ये टेस्ट डाटा अलग इसलिए अलग करते हैं, तो ये टेस्ट डाटा सेट में क्या करते हैं, बाद में ये मॉडल को फिट, ये ट्रेनिंग में फिट करके इसको लर्न कराते हैं। लर्न मतलब फिटिंग इसको बोलते हैं। तो मॉडल को फिट मेथड से इसको लर्न कराते हैं। अरे टेस्ट को यूज करते हैं आपका 2 चीज़ के लिए, एक होता है प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है, इसको प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है, प्रेडिक्शन होता है, और एरर कैलकुलेशन के लिए जनरली कैलकुलेट हैं कि मेरा टेस्ट ट्रेनिंग में तो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एंड हाउ इट इज परफॉर्मिंग इन टेस्ट डाटा सेट, ठीक है। टेस्ट मतलब अननोन, ये मतलब मॉडल इसको पता नहीं है, दिस मॉडल जब लर्न किया इसी डाटा सेट से लर्न किया है यहाँ तक की। अब ये नीचे तक डाटा सेट हमने उसको अनटच रखा है, तो ये डाटा सेट को क्या करेंगे, बाद में इसको टेस्ट कराएंगे इसी डाटा सेट से। ये इसमें हम वाई नहीं देंगे,
ठीक है। ये जब डाटा सेट पास करेंगे इसमें दोनों चीज देंगे एक्स एंड वाई। अब ये डाटा सेट जब देंगे टेस्टिंग डाटा सेट, ये सिर्फ एक्स तक डाटा देंगे, ये वाई का डाटा हम नहीं देंगे, ठीक है, ये नहीं देंगे। और ये डाटा देने के बाद हम देखेंगे रेस्पेक्टिव फिगर क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और पहले ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग होगा इसका रेस्पेक्टिव, जैसे यहाँ पे वाई था यहाँ पे भी वाई होगा। और ये जब प्रेडिक्ट, सपोज ये एक्चुअल वाई है और हम यहाँ पे वाई हट मतलब प्रेडिक्ट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, रेस्पेक्टिव वाई हट निकालेंगे। निकालने के बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वाई हट, दैट विल बी माई एरर, ठीक है। सपोज मेरा पास वाई यहाँ पे 5 था और यहाँ पे उसने 6 प्रेडिक्ट करके दिया है, यहाँ पे 7 था यहाँ पे 8 प्रेडिक्ट करके दिया, 7.5 प्रेडिक्ट करके दिया है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इज कॉल्ड एरर, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल, ठीक है, एरर या रेसिडुअल इसको बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करना दैट, इसलिए हम डाटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज द ट्रेनिंग अनदर इज द टेस्टिंग, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया ना, दिस इज मॉडल सिलेक्शन के अंदर दिस इज अवेलेबल, टेस्ट स्प्लिट फंक्शन इज अवेलेबल इनसाइड sklearn.model सिलेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी से, इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, इसको मैं आपको रन करके कोड दिखाता हूँ। सो ये पहले इसको हम, चलो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे ना, फ्रॉम sklearn.model_selection इंपोर्ट करेंगे हम क्या, 10 स्प्लिट, ठीक है, 10 टेस्ट स्प्लिट की इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो ये इसको मैंने कॉल किया, ब्रैकेट दिया। तो इसके अंदर 2 चीज़ें जाएंगे, जब डाटा सेट को स्प्लिट करनी है तो 2 चीज़ को स्प्लिट करेंगे। क्या क्या करेंगे, सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स मेरा एक्स में है, सारे डिपेंडेंट फीचर जितने भी डिपेंडेंट फीचर है दैट इज माई वाई, टारगेट कलम वाई है, ठीक है। ये दोनों चीज़ को देके हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और इसमें 2-3 पैरामीटर होता है, वो बाद में अभी बताता हूँ। सो सपोज ये मैं ये इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है ये 4 चीज़ मेरे को आउटपुट देता है, ठीक है। ये x को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, y को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो x का 2 चीज़ देगा, y का भी 2 चीज़ देगा। इसलिए मैं इसको स्टोर करूंगा, x का 2 चीज़। पहला क्या है, पहला क्या देता है, ट्रेनिंग डाटा सेट, तो ट्रेन x में देगा। देन इसकी टेस्ट एक्स का भी टेस्ट डाटा सेट देगा, तो टेस्ट डॉट एक्स भी देगा। सिमिलरली आपका ट्रेनिंग भी देगा, ट्रेन अंडरस्कोर वाई देगा, और ट्रेन का टेस्ट का भी वाई देगा, टेस्ट अंडरस्कोर वाई, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें रिटर्न करता है, ठीक है। पहला रिटर्न क्या करेगा ना, एक्स का ट्रेनिंग सेट, देन एक्स का टेस्ट सेट, सिमिलरली वाई का ट्रेन सेट, वाई का टेस्ट सेट। तो हम अंदर जो दे रहे हैं एक्स एंड वाई दोनों पास कर रहे हैं, तो एक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, वाई को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। 1 इज फॉर ट्रेनिंग, अनदर इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो इसको जनरली बाई डिफॉल्ट यहाँ पे देखेंगे, बाई डिफॉल्ट तो ये क्या करता है 75 और 25 में डिवाइड करता है। सपोज मैं शिफ्ट टैब यहाँ पे दबाऊँ, हर फंक्शन में आपको फंक्शन कॉलम के अंदर शिफ्ट टैब आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। स्लो चलता है, देखो ये ट्रेन स्प्लिट जब हम करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये सारे पैरामीटर हमने दे दिए, ठीक है। और इसकी जो टेस्ट साइज एंड बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो ये क्या करता है, ट्रेन साइज एंड टेस्ट साइज जो है टेस्ट साइज कहाँ गया, दिस वन, it float, it would be between 0 to 1 representative float, ट्रेन साइज it will be 0.25%, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट इज 0.25%, ठीक है। मतलब आपका टेस्ट होगा 25%, ट्रेनिंग होगा 75%। बाय डिफॉल्ट आपने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे सपोज आपने कुछ नहीं दिया तो आपका ट्रेनिंग डाटा सेट होगा आपका 75%, टेस्ट डाटा सेट होगा 25%, ठीक है, 75 एंड 25। सपोज आपने यहाँ पे पैरामीटर दे दिए, इसमें आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा टेस्ट 20% हो, आप चाहते हो तो 80-20 में डिवाइड करना है, 80 करना है, 80% ट्रेनिंग में रखना है, 20% आपका टेस्ट में रखना है। तो आप यहाँ पे एक पैरामीटर होता है टेस्ट साइज, ठीक है। टेस्ट साइज आप दे सकते हो 0.2 मतलब 20% में, ठीक है।
या सपोज आपने 90-10 रखना है, जनरली 80-20 रखते हैं या 75-25 ऐसे रखते हैं, 70-30 रख सकते हैं। 30 करोगे तो जब 0.3 करोगे टेस्ट में, 30% हो गया, 70% आपका ट्रेनिंग में चली जाएगी, ठीक है। एंड अनदर पैरामीटर द रैंडम स्टेट यहाँ पे रखते हैं। रैंडम स्टेट किस लिए रखते हैं ना, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, सपोज मैंने रैंडम स्टेट, ये एक्चुअली क्या करता है, डाटा को रैंडमली स्प्लिट करता है डाटा को, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, ये जो फंक्शन है, इसका काम क्या है ना, आपका कंप्लीट डाटा जितने भी टेबल है, वो टेबल को 2 भाग में डिवाइड करेगा। लेकिन कैसे डिवाइड करेगा, ऐसे नहीं कि ऊपर से 80 ले लेगा, नीचे से ले लेगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, ऐसे नहीं कि ऊपर से 70 ले लेगा, नीचे से 28 छोड़ देगा, ऐसे नहीं। ये क्या करेगा, सैम्पलिंग मतलब सफल करता है डाटा को, रैंडमली उठाएगा, ठीक है। रैंडमली सफल करने के बाद रैंडमली उठाएगा। सपोज यहाँ से 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से ट्रेनिंग, मतलब ऐसे उठाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से 70 रिकॉर्ड्स उठा लिया ट्रेनिंग के लिए, नीचे से 30, ऐसे नहीं। इसको सफल करके रैंडमली वो पिक करेगा, ठीक है। तो सफल करेगा तो मिक्स कर देगा, जैसे सफल करता है ना, जैसे ताश पत्ते खेलते हैं, पहले सफल करते हैं, तो इसको सफल कर दोगे तो क्या होगा, ये मतलब सारे सफल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में, ठीक है। मिक्स होने के बाद ये 70% इसमें से रैंडमली कहाँ से उठेगा तुम्हें पता नहीं है, बट रैंडमली उठेगा 70% डाटा ट्रेनिंग के लिए, टेस्ट के लिए बाकी छोड़ देगा 30%, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे 70-30 रखा है, 30 रखा है परसेंटेज, तो ठीक है। उसके बाद लेकिन रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1 मैंने रखा है, तो क्या करेगा, जो सपोज आपने ये मॉडल मैंने भी रन कर रहा हूँ, आपने आपके सिस्टम में सेम टेबल के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो मेरा भी जो आउटपुट आए आपका भी वही आउटपुट आए, तो रैंडम स्टेट मैंने जितना रखा है आपको उतना रखोगे, तो आपका मेरा जो रिकॉर्ड ट्रेनिंग सेट में जाएगा, आपका भी वही रिकॉर्ड जाएगा ट्रेनिंग सेट में। मतलब जो सफल करके पिक करेगा रैंडमली, मेरा ट्रेनिंग सेट में जो रिकॉर्ड जाएगा आपके पास वही रिकॉर्ड जाएंगे। सपोज आपने रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1 रखा है, मैंने भी 1 रखा है, या मैंने जो इंटीजर दिया आपने वही इंटीजर, खाली 1 नहीं। सपोज मैं 42 दिया है, आपने भी 42 रखा है, तो आपका ट्रेनिंग सेट में जितने जो रिकॉर्ड आएंगे, मेरा ट्रेनिंग सेट में वही रिकॉर्ड आएंगे। आपके टेस्ट सेट में जितना रिकॉर्ड आएंगे, मेरा टेस्ट सेट में उतना रिकॉर्ड आएंगे। तो मेरा मॉडल जब लास्ट में बनाऊंगा, परफॉर्मेंस चेक करूंगा, मेरा आउटपुट जो आएगा आपका भी आउटपुट होएगा, कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि डाटा सेट जब चेंज हो जाता है तब जाके रिजल्ट में वेरी करता है, ठीक है। और मेरा जो डाटा सेट है आपका वही डाटा सेट है, तो आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सपोज 4 बंदे एक मॉडल में काम कर रहे हैं, तो आपस में बात कर लेते हैं कि मैं भी रैंडम स्टेट 42 ले रहा हूँ, आप भी ले लो 42, तो देखते हैं। तो उसके बाद आप फिर बाद में हम जब इसको फाइन ट्यून करेंगे, मॉडल को इंप्रूवमेंट करेंगे, तो बाद में सोचेंगे इसको कैसे करना है। पहले डाटा सेट दोनों लेके साथ में लेके देखते हैं, सेम डाटा सेट यूज करके देखते हैं। तो सेम डाटा सेट यूज करने के लिए आपको यहाँ पे एक क्लॉज देनी है, रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट इंटीजर मैं जो दूंगा आपने वही दिया, तो इसका मतलब आपकी जो डाटा सेट आप यूज कर रहे हो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, मैं भी वही डाटा सेट यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक है, ये मेरा रन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा उसके बाद मैं क्या देखूँ, मेरा ऑब्वियसली मैं इसकी साइज चेक करूँगा, मेरा ट्रेनिंग में कितना रिकॉर्ड गया, टेस्ट में कितना रिकॉर्ड है। तो मेरा ट्रेनिंग में कितना 7000 70-30 मैंने बोला था, मतलब तो 10,000 रिकॉर्ड्स थे। 70-30 मतलब 7000 रिकॉर्ड मेरा ट्रेन में जाएगा, 3000 रिकॉर्ड मेरा टेस्ट में आएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ आई है, तो 7000 रिकॉर्ड मेरा ट्रेनिंग में गया और 3000 रिकॉर्ड मेरा टेस्ट में आया। सो दिस इज जहाँ पे आपका टारगेट कॉलम, मतलब जहाँ पे ये कॉलम्स है, दैट मीन्स दैट इज योर एक्स वेरिएबल। जहाँ पे कॉलम नहीं है, एक ही वेरिएबल है, दैट इज योर टारगेट। जहाँ पे खाली कॉमा के बाद कुछ नहीं, दैट मीन्स एक ही कॉलम है इसमें। तो 7000 रोज आर देयर एंड 1 कॉलम इज देयर 0th इंडेक्स में। सो दैट इज योर, दैट मीन्स दिस इज योर वाई कॉलम, दिस इज योर independent dependent, and this is all these are independent, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग। सिमिलरली टेस्टिंग, दिस इज माई इंडिपेंडेंट एंड दिस इज माई डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड, ये खास करके इसको चेक करना है। ये जब आपकी डाटा सेट में वेरी करेगा ना, तो इसको दिक्कत हो जाएगी। आपके पास 7000 एक्स में है, तो 7000 रिकॉर्ड वाई में भी होनी चाहिए ट्रेनिंग में। तब जाके मॉडल जो बनाओगे ना, जब आप फिट करोगे, ये जहाँ पे यहाँ पे फिट करोगे 10x 10y, तो ये काम करेगा। और तो सपोज यहाँ पे ट्रेनिंग में आपका 7000 रिकॉर्ड है,
और सॉरी एक्स में इंडिपेंडेंट फीचर्स में, और यहाँ पे आपका 5000 रिकॉर्ड आएगा, तो मिसमैच कर देगा, डाटा सेट इज मिसमैच, मतलब आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में मिसमैच है, रिकॉर्ड मिसमैच है। तो इसलिए इसको चेक करना है कि आपका रिकॉर्ड जितना ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग एक्स में और वाई में भी उतना रिकॉर्ड होनी चाहिए। सिमिलरली टेस्ट में जितना एक्स में इतना रिकॉर्ड्स है, 3000 रिकॉर्ड है, तो वाई में भी उतना रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको सेप यूज करके आप चेक कर सकते हो, डॉट सेप फंक्शन, ठीक है। सो दिस तो हो गया। उसके बाद हमारा मॉडल बन गया, क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने डाटा सेट तैयार कर ली, ट्रेनिंग एंड टेस्ट डाटा सेट बना ली। अब हम मॉडल बनाएंगे। सो पहला मॉडल है दिस वी आर लर्निंग द लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन को हम कॉल करेंगे, क्योंकि हमने ये मॉडल जो है हमने यहाँ पे उसको पहले आई थिंक मैंने इसको यहाँ पे नहीं, लीनियर रिग्रेशन का कॉल करनी पड़ी, स्केलॉन डॉट मॉडल्स कहाँ पे कॉल किया होगा मैंने, एक सेकंड देख लेते हैं। सारा हमने कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। लीनियर रिग्रेशन फाइंड करते हैं। इंपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इंपोर्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पे हुआ है ना लीनियर रिग्रेशन, फ्रॉम स्केलॉन डॉट लीनियर मॉडल देन लीनियर रिग्रेशन। चलो कोई नहीं, अभी करते हैं। सो हमने अभी बना दिया। अब हम क्या करेंगे ना, लीनियर रिग्रेशन मॉडल कॉल करेंगे। देखते हैं इसको रन करके, मेरे हिसाब से एरर देगा, एरर दे रहा है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हमें कॉल करनी है, तो क्या करेंगे ना, स्केलॉन डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन क्या था ये, टैब शिफ्ट टैब चल ही नहीं रहा है इसमें। फ्रॉम स्केलॉन डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट मॉडल सिलेक्शन में डॉट स्केलॉन क्या था, स्केलॉन डॉट डॉट लीनियर मॉडल, ओके, स्केलॉन डॉट मॉडल सिलेक्शन नहीं, डॉट स्केलॉन डॉट लीनियर मॉडल, टैब दबाओ, लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना है, देन इसको रन करनी है, ठीक है। सो हमने क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से ना, स्केलॉन डॉट लीनियर मॉडल्स के, इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बाद इसको रन करो, रन करने के बाद आप अपना लीनियर रिग्रेशन को कॉल करो। कॉल करने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट आप इसकी कॉल करके इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपको वेरिएबल में स्टोर करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, तो यह क्या करेगा, आपका एक मॉडल बन गया। सो द मॉडल नेम इज लीनियर, ठीक है। मॉडल अभी तो जस्ट डमी मॉडल बना है, जब उसके अंदर डाटा हम फीड करेंगे तो रियल मॉडल में कन्वर्ट होगा। तो डाटा फीड करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट फिट, आपका मैंने बताया था कोई भी मॉडल बनने के उसको जो डाटा फिट करोगे तो उसको दो चीज देते हैं, उसकी इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड रेस्पेक्टिव टारगेट फीचर्स ऑल्सो, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों देना पड़ेगा। सो मेरे को मॉडल को लर्न कराना है, लर्न करने के लिए फिट मॉडल फिट मेथड यूज करूंगा और दोनों चीज में दूंगा, ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई। जैसे मैं दे देता हूं तो ये मेरा मॉडल लर्न कर गया, ठीक है। उसके बाद उसकी तो लीनियर रिग्रेशन में दो चीज़ होती है, एक होता है कोएफिशिएंट, दूसरा होता है उसकी क्या होता है
कोई बेस्ट फिट लाइन जो होता है ये क्या करता है, मॉडल क्या कर रहा है, बेस्ट फिट लाइन आपके लिए क्रिएट किया है। तो बेस्ट फिट लाइन जब क्रिएट करता है इसकी कोफिशिएंट होता है और क्या होता है उसकी, क्या होता है, कोई भी लाइन के दो चीज होती है, एक होता है कोफिशिएंट, दूसरा होता है क्या, कोफिशिएंट मतलब स्लोप हो गया, और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसकी कांस्टेंट जो होता है क्या होता है, सी वैल्यू होती है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। m इज द स्लोप कोफिशिएंट यू कैन से, एंड c इज योर आपका कांस्टेंट फिगर जो होती है, ठीक है। सो दोनों चीज इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। सो दोनों चीज आपके कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, स्लोप, कोफिशिएंट मतलब स्लोप। आप जब जो लाइन उसने बनाया लीनियर रिग्रेशन से, उसकी आप कोफिशिएंट देख सकते हो एंड उसकी इंटरसेप्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो कोफिशिएंट जितने कॉलम्स रहेंगे सारे कॉलम का अलग अलग कोफिशिएंट 100% होंगे। तो ये सारे कॉलम वाइज आपको बता रहे हैं, जितने आपके फीचर्स है सारे फीचर वाइज कोफिशिएंट बता रहे हैं, स्लोप, ठीक है। तो सबके स्लोप दे रहे हैं एंड सबकी इंटरसेप्ट इज 1 कांस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लाइन बना आपका ये कितना है, जितने भी x है, सपोज दिस इज फॉर x1 कोफिशिएंट, दिस इज x2 कोफिशिएंट, x3 कोफिशिएंट। तो मेरे पास कितने कॉलम्स थे यहाँ पे, मैं सपोज ट्रेन एक्स का शेप यूज करूँ, 12 कॉलम्स थे, ठीक है। यहाँ पे है ना 12 कॉलम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोफिशिएंट दिया। तो ये मेरा जो फंक्शन बनाया इसने, तो क्या फंक्शन इसने बनाया ना, y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, ठीक है, प्लस आपका m3 x3 प्लस m4 x4, ठीक है। इस टाइप का गया m12 x12 तक, ठीक है, ये सारी x12 तक, ठीक है। तो ये बन रहा है, ये सारे जो m1 m2 ये क्या है, सारे कोफिशिएंट है, ठीक है, प्लस लास्ट में आपका c द इंटरसेप्ट, ठीक है। सो ये आपका ये अभी आपका लाइन बेस्ट लाइन मॉडल बना के दिया है, जिसका कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट ये है m1, दिस इज m2, दिस इज m3, ठीक है। जितने 12 आपके कॉलम्स थे तो 12 कोफिशिएंट बना के दिया है, 1 इज द सी इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपका मॉडल का मॉडल क्या होता है, मॉडल मतलब आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी उसने, एंड द बेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन इज दिस वन, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस इंटू x1 दिस इंटू x2 दिस इंटू x3 दिस इंटू x4 लाइक दिस वे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बना के दे दिया, दिस इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड योर मॉडल आपका बन गया, मॉडल बन गया मतलब आपका बेस्ट फिट लाइन बन गया। बनने के बाद आप उसकी स्कोर चेक करेंगे, मतलब आपका ट्रेनिंग स्कोर कितना है, ट्रेनिंग में कितना आपकी जो मॉडल है कितना एक्यूरेसी है, ठीक है, दिस इज एक्यूरेसी। सो आप स्कोर चेक करेंगे, स्कोर मतलब रेसिडुअल, सम ऑफ रेसिडुअल जो बोलते हैं, ठीक है। स्कोर मीन्स सम ऑफ रेसिडुअल, कितना परफॉर्मेंस, कितना एक्यूरेसी है, सम ऑफ रेसिडुअल्स कितना है। तो ट्रेन एक्स ट्रेन वाई में आप जब चेक करोगे तो दोनों पास करके तो आपको दे रहा है, दिस इज 78% मतलब ट्रेनिंग सेट का परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। और सेम चीज़ आप सपोज यहाँ पे आपको टेस्ट में आपको प्रेडिक्ट करनी है, तो आपको प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। इसको कैसे करोगे ना, आपका मॉडल का नाम लीनियर डॉट प्रेडिक्ट यूज करो, डॉट प्रेडिक्ट। सपोज मैं टेक्स्ट के ऊपर मैं टेस्ट डाटा सेट पे मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, तो दिस इज माई टेस्ट एक्स, ठीक है। दीज आर माई प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है, दीज आर माई प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। ये सारे मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। दिस इज फॉर टेक्स्ट एक्स 0, टेक्स्ट एक्स 1 लाइक दिस वे। सपोज इसकी मैं चेक करूँ व्हाट इज माई स्टार्टिंग वैल्यू कितना है, टेक्स्ट एक्स एक्चुअल, ठीक है, टेस्ट वाई में कितना है, तो टेस्ट वाई का 0 में चेक करूँ, 0th पोजीशन में, सॉरी टेस्ट वाई, तो ये है इसकी, ठीक है। तो एक्चुअली पहला स्टार्टिंग में 298.1 है और प्रेडिक्ट कर रहा है 297.3, लगभग सिमिलर, ठीक है। 302 मेरा एक्चुअल है, टेस्ट में वाई मतलब मेरा एक्चुअल फिगर है, दिस इज माई प्रेडिक्टेड, ठीक है। 302.3 मेरा टेस्ट वाई में है, ठीक है, मेरा टारगेट कॉलम था, और ये प्रेडिक्ट कर गया 301.15, लगभग कर रहा है 303 पॉइंट। मतलब आपको देखोगे 77% परफॉर्मेंस में भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब देर इज देखो 299.9 था और लास्ट डाटा देखोगे तो 300 प्रेडिक्ट, मतलब 300 एक्चुअल था और प्रेडिक्ट कर रहा है 299.9, ठीक है।
So that means it is exactly predicting 77% is a good prediction. ठीक है, for regression. तो रिग्रेशन टाइप है, दिस इज माई एक्चुअली प्रेडिक्शन. सपोज इसका मैं चेक करूँ हाउ इट इज प्रेडिक्टिंग ऑन माई व्हाट इज द स्कोर ऑफ माई टेस्ट डाटा सेट. दिस इज द ट्रेनिंग डाटा सेट. स्कोर ऑन द ट्रेनिंग मतलब एरर. दिस इज द परफॉर्मेंस ऑन माई ट्रेनिंग डाटा सेट. हाउ इट इज परफॉर्मिंग ऑन द टेस्ट डाटा सेट. सो आई विल चेक माई स्कोर linear dot score. ठीक है, ऑन टेस्ट डाटा सेट आई हैव टू पास माई टेस्ट डाटा सेट टेस्ट डॉट एक्स कॉमा टेस्ट डॉट वाई. 77% टेस्टिंग में दे रहा है, ट्रेनिंग में भी 77. दैट इज मॉडल इज परफेक्टली वर्किंग गुड. मतलब आपका ट्रेनिंग में जितना दे रहा है टेस्टिंग में भी उतना दे रहा है. दैट मीन्स दिस इज मॉडल जनरलाइज नाउ. दिस इज अ जनरलाइज मॉडल. मतलब आपकी नो वेरिएंस नो बायस इज देयर. मतलब आपकी मॉडल जो है ओवरफिट नहीं कर रहा है, अंडरफिट नहीं कर रहा. अंडरफिट ओवरफिट मतलब आपका सपोज ट्रेनिंग में ज़्यादा परफॉर्मेंस करता है, ज़्यादा आपकी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट में अननोन डाटा सेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. दैट इज दिस अंडरफिटिंग. सपोज आपका दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग. ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट टेस्ट आप जो अननोन डाटा दे रहे हो तो उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपका मॉडल का परफॉर्मेंस रोस्ट अच्छा नहीं है. तो उस केस में दैट इज कॉल्ड अंडरफिटिंग. सपोज आपका ट्रेन में यहाँ पे ट्रेनिंग का स्कोर आपका कम है, ठीक है, और टेस्ट तो छोड़ो, ट्रेनिंग में ही कम दे दिया, दैट इज अंडरफिटिंग. ठीक है. सो जब सेम हो जाता है लगभग सिमिलर, ट्रेनिंग में जितना टेस्ट में जितना, दैट मीन्स योर मॉडल इज नाउ जनरलाइज्ड. इज ए गुड मॉडल. ठीक है, दोनों में ट्रेनिंग में जितना है और जो मैं नया डाटा सेट, कुछ नया डाटा मेरे पास आया उसकी जब टेस्ट कर रहा हूँ. टेस्ट डाटा सेट एक्चुअली न्यू, क्योंकि मॉडल इसको लर्न नहीं किया, ये नया डाटा सेट है. सिमिलरली कोई नया एंट्री आएगा मेरे पास, उसको मैं चेक करूंगा तो सिमिलर परफॉर्मेंस देगा ये मेरे को. ठीक है, जब ये अननोन टेस्ट में जैसे दे रहा है हमारा नया डाटा सेट ऑब्वियसली सेम टाइप का परफॉर्म करेगा, क्योंकि टेस्ट इज ऑल्सो अननोन टू माई मॉडल. हमने टेस्ट को मॉडल को लर्न नहीं कराया. सो ये ओवरऑल द लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, एंड दिस इज यूज फॉर ओनली रिग्रेशन टाइप ऑफ मॉडल. बट टारगेट कॉलम इज ए न्यूमेरिकल कॉलम. जैसे सेल्स परफॉर्मेंस करना, मतलब कंपनी का सेल्स रेवेन्यू आपको प्रेडिक्ट करना है, इस टाइप का डाटा जहाँ पे हो, या आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना है या सेल्स प्रेडिक्ट करना है, तो इस टाइप का मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये बेस्ट परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने डाटा सेट को क्लीन किया है, उसको नॉर्मलाइज किया है, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हमने किया है. इसकी हमने उसकी मल्टी कोलिनेट को हटाया है. ठीक है, ये सब चीज़ें किए हैं, तब जाके ये दोनों मतलब आपका ट्रेनिंग एंड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब सिमिलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं. आप यहाँ पे मल्टी कोलिनेट हटा के देखना, पहले मल्टी कोलिनेट हटा के किए हो, मल्टी कोलिनेट हटाना मत, उसके बाद देखना कैसे परफॉर्म करेगा. उसके बाद देखो कि आपका ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा करेगा, टेस्ट में अच्छा नहीं करेगा, इस टाइप का परफॉर्मेंस करेगा. ठीक है, क्योंकि मल्टी कोलिनेट आपके डाटा के अंदर मल्टी कोलिनेट, सपोज आप ये जो VIF अपना यूज करके हटाया था एक कॉलम, उसको हटाना मत, हटाने के बाद देखना कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन हो जाएगा टेस्ट डाटा सेट में. ठीक है, तो जनरलाइज मॉडल, आपको मॉडल को जनरलाइज करने के लिए, दैट मीन्स अननोन डाटा सेट में कैसे अच्छा परफॉर्म करे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, अननोन डाटा सेट में मेरा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, अननोन डाटा सेट में कैसे प्रेडिक्शन कर रहा है, डाटा प्रेडिक्ट कर रहा है. ठीक है, वो उसमें अच्छा हो, दैट मीन्स योर मॉडल इज ए गुड मॉडल. ठीक है, ऐसा नहीं कि 90% मेरा ट्रेनिंग डाटा सेट में 90% परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जो अननोन डाटा सेट में जब कर रहा हूँ तो ओनली 2% थी, मतलब 20% 30% का परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब प्रेडिक्शन गलत दे रहा है. दैट मीन्स दैट इज नॉट गुड. ठीक है, और ये जो स्कोर है, ये स्कोर आपको कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, जो यहाँ पे जो स्कोर हम देख रहे हैं, तो जनरली ये स्कोर क्या कर रहा है ना, ये ट्रेन एक्स के अंदर जितना भी एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू, दिस इज एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू वर्सेस ये ट्रेन वाई, ये क्या करता है, इसको अंदर से प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्शन वैल्यू को ट्रेन वाई के साथ कंपेयर करके डिफरेंस निकाल के उसको सम करता है और एवरेज आउट सम स्क्वायर करता है. दैट इज कॉल्ड योर स्कोर. दैट इज मीन्स दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल समेशन, मीन स्क्वायर एरर बोलते हैं उसको. ठीक है, वो MSE निकाल के यहाँ पे दे रहा है. ठीक है, तो ये आपका 77%, दैट मीन्स योर मॉडल इज गुड. ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, स्कोर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडल. जब मॉडल मेरा बन गया, ठीक है, मैंने अभी जुपिटर नोटबुक में बनाया, उसको ट्रायल किया,
ट्रायल हिट एंड रन ट्रायल किया, डाटा सेट चेंज किया, सपोज 70-80 में अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे को ट्रेनिंग डाटा सेट और शुरू बढ़ा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फाइनल जैसे मेरा मॉडल बन गया, मॉडल का नाम लीनियर है, तो क्या करूँगा इसको फ्यूचर यूज के लिए या इसको रियल टाइम यूज के लिए वो मॉडल को सेव करूँगा किसी कंप्यूटर में, ठीक है। उसी मॉडल को फ्यूचर यूज करने के लिए तो उसको सेव करने की ज़रूरत है। तो मॉडल को सेव करने के लिए दो तरीका है। सो जनरली दैट इज कॉल्ड पिकलिंग इसको बोलते हैं। पिकल बाय यूजिंग द पिकल कमांड, यू जस्ट डंप योर मॉडल, इसको आप कोई भी फाइल के नाम पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। उसको सेव करने के बाद जब दोबारा यूज करना है, कैसे यूज करोगे, देन पिकल डॉट लोड करोगे। पिकल डॉट डंप क्या होता है, पिकल डॉट डंप में आप उस मॉडल को सेव करोगे आपको लोकल सिस्टम पे, जब इन फ्यूचर आपकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो आप कमांड यूज करोगे पिकल डॉट लोड, सेम फाइल का नाम दोगे, आपके कंप्यूटर में अगेन लोड हो जाएगा वो सेम मॉडल, जो मॉडल आपने यहाँ पे यूज किया, जो मॉडल की परफॉर्मेंस अभी देख रहे हैं, सेम मॉडल अगेन यू वांट टू लोड इन फ्यूचर, सब दूसरे कंप्यूटर में ही लोड करना है या आपके और कहीं पे यूज करनी है, तो आप उसको वहाँ पे जाकर पिकल डॉट लोड कमांड में उसको यूज करके आप दोबारा उसको लोड कर सकते हो मॉडल को। सो देयर आर टू कमांड्स, वन इज द पिकल डॉट डॉम मॉडल को सेव करने के लिए लोकल सिस्टम पे, अनदर पिकल डॉट लोड देन उसको अगेन यूज करने के लिए, ठीक है। सो इसको रन करते हैं और फाइल का नाम आप जो रखोगे सेम फाइल के नाम पे, जब मैंने ये जैसे linear अंडरस्कोर REG डॉट ऐसे भी रखा है, कुछ भी एक्सटेंशन देके आप नॉर्मल फाइल सेव कर सकते हो, ठीक है। और उसको ओपन करो, वो फाइल को मैंने फाइल का नाम बनाया, कुछ भी एक्सटेंशन देके उसको मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन कर रहा हूँ राइट मोड में, क्योंकि राइट को मोड में करोगे तभी जाके उसके अंदर मॉडल सेव कर सकोगे। कोई भी फाइल एक बनाओ, उसको राइट मोड में ओपन करके उसके अंदर सेव कर दो, डंप कर दो मॉडल को, लीनियर मतलब लीनियर मॉडल को डंप कर दो उसके अंदर। तो दिस इज द वे, ठीक है। हमने डंप किया, देन बाद में जब यूज करोगे उसको तो इसको करोगे ना सेम पिकल डॉट लोड ओपन, जो मॉडल आपने यहाँ पे सेव करके रखा होगा, मेरा लोकल सिस्टम पे देखो सेव हो गया होगा लीनियर, यहाँ पे मेरा ड्राइव था, यहाँ पे लीनियर अंडरस्कोर REG करके एक डॉट ऐसे भी दिस इज द मॉडल, ठीक है। ये मेरा मॉडल है, ये मॉडल है। अब ये आपका मॉडल, ये मतलब फाइल हुआ है, ये फाइल के अंदर मेटा डाटा है, इसमें आप देख नहीं सकते हो, बट इसके अंदर सेव हुआ है आपका मॉडल। देन उसको जब यूज करोगे तो सेम इसको आप यूज करके पिकल डॉट लोड हो गया मेरा मॉडल, ठीक है। सेम मॉडल यूज करके मैं मॉडल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, कैसे करूँ ना, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट सेम यूज कर सकता हूँ। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मेरा को नया डाटा है, सपोज सिमिलरली एक्स टेस्ट डाटा सेट है, टेस्ट डॉट एक्स, ठीक है। सपोज ILOC में यूज करूँ, उसका पहला रिकॉर्ड को सिर्फ मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। LOC कर देते हैं, एक सेकेंड, पूरा डाटा देते हैं। पूरा डाटा देने से हो रहा है, सिंगल रिकॉर्ड को कैसे टेस्ट करोगे, पूरा रिकॉर्ड में तो कर रहा है, ठीक है। सिंगल रिकॉर्ड को कैसे करोगे, सपोज मैं पहला रिकॉर्ड को टेस्ट करना चाहता हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर एक्स, ठीक है, डॉट LOC 0th पोजीशन, ठीक है। ILOC हाँ 0th लोकेशन, ठीक है। और सेम इसको मैं कर सकता हूँ, इसकी डाटा सेट को देखें, यस, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन चेक, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करके 297 दे रहा है, और इसका मैं रेस्पेक्टिव टारगेट वैल्यू देखूँ तो मेरा किस में, इसका टारगेट वैल्यू किस में है, टेस्ट Y में है, टेस्ट अंडरस्कोर Y में इसका टारगेट है। इसका सेम चीज़ में देखूंगा ILOC 0th कंडीशन में क्या है 298.1, तो मेरा 0th वैल्यू मैंने 298 एक्चुअल है और प्रेडिक्ट कर रहा है 297.3, ठीक है। नॉट बैड, ठीक है, नॉट दैट मच ऑफ बैड। सो विथ 77% ऑफ मतलब 77% ऑफ स्कोर performance, it is giving this much of accuracy, you can see there is not that much of variance, ठीक है। सो सपोज मैं 1th पोजीशन का डाटा को देखूँ, 1th पोजीशन में 301 है और मेरा एक्चुअल कितना है, एक्चुअल में 302 है, 302.3 एंड 301.5 प्रेडिक्ट कर रहा है, नॉट बैड। 10th पोजीशन का देखूँ, 10th पोजीशन का रिकॉर्ड में एक्चुअल में है 298.9 एंड हाउ इट इज प्रेडिक्टिंग 300,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट यूज कर रहा हूँ, दिस मॉडल आई हैव सेव्ड, लेटर आई एम यूजिंग दिस वन, ठीक है। जो सेव करके रखा था लीनियर रिग्रेशन फाइल के नाम पे, वो लेटर कभी बाद में मैं इसको यूज करके फिर मॉडल को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो परफॉर्मिंग। सो रियल टाइम में आप मॉडल को ट्रेनिंग टेस्ट करके यूज करके प्रेडिक्ट करके चेक कर सकते हो। और बाद में जब आपको सपोज यूज करनी है तो आप मॉडल को सेव कर लो, देन जस्ट लोड दैट बाय यूजिंग पिकल डॉट लोड, लोड करो, फाइल को ओपन करो, ओपन करके लोड करो, देन यू जस्ट यूज फॉर प्रेडिक्शन। एक वेरिएबल में स्टोर करो, वेरिएबल को यूज करके आप प्रेडिक्ट करो, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्ट कमांड ऑल्सो वर्क ऑन दैट, ठीक है। सो आप ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? दैट मीन दिस इज एक्चुअली माई न्यू डाटा सेट, न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो टेस्ट वाई, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे मैनुअली दूंगा, ठीक है। मैं मैनुअली भी एंट्री कर सकता हूँ डाटा को। सपोज मेरा मॉडल, कैसे मॉडल को मैनुअल कैसे दूंगा ना, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करूंगा। सपोज मैं प्रोसेस टेम्परेचर -1 इस टाइप का डाटा होना चाहिए ना, तो जनरली इस टाइप का डाटा होनी चाहिए। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ नया डाटा, मेरा प्रोसेस टेम्परेचर सपोज मैं दे रहा हूँ -1.5, ठीक है। एंड माई रोटेशनल स्पीड इज सपोज 0.16, ओके। दिस इज माई न्यू कैलकुलेशंस, न्यू record is there, and another torque value is suppose 0.5 माइनस नेगेटिव में torque, तो -0.5 is there, ठीक है। एंड टूल वेयर इज सपोज 0.18, ठीक है। ये सारे कॉलम्स आपको देने पड़ेंगे तभी तो प्रेडिक्ट करेगा। टूल वेयर हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 टूल वेयर तो होगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सपोज टाइप 1 इज 1, टाइप 0 इज 0, टाइप 3 इज ऑल्सो 1, ठीक है। एंड WFF 0 0 0.0 0.0 कर देते हैं, 0.0 0.0 1 2 3 4 5 6, 1 2 हो गया, 0.0 0.0 मेथड ऑफ इट इज नॉट सब्सक्राइबेबल। कितने कॉलम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, ब्रैकेट नहीं दिया था मैंने, ओके फाइन, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या बोल रहा है? आर एर शेप डिफरेंस आ रहा है, आर एर शेप -1, ओके। देखते हैं एक सेकंड को, ये कैसे फॉर्म में है प्रेडिक्ट। ये जब ऐसे में देता हूँ तो एक्चुअली सिमिलर फॉर्म में डाटा होना चाहिए, ऐसे देना पड़ेगा आपको। ILOC 10, यस 2 डायमेंशनल एरे है ना, तो इज गिविंग द आउटपुट, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे में होनी चाहिए, क्योंकि डाटा हमारा 2 डायमेंशनल, हम जब x दिए थे डाटा, ट्रेन x का डाटा हम दे रहे हैं। आरे फॉर्म में जब होता है तो कैसे आरे फॉर्म में हुआ था, ट्रेन x को जब हम आरे फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किए थे तो 2D में था ना, x का डाटा को जो हमने आरे फॉर्म में लिए थे, ठीक है ना। कहाँ पे लिए थे, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखो आरे फॉर्म में जब कन्वर्ट किए थे तो 2D में जनरली था, तो आपको 2D में ही डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। सो 1D में इसलिए दिक्कत कर रहा था, जैसे हमने 2D कर दिया तो गिविंग द आउटपुट, इसकी आउटपुट 29.7 आ रहा है। तो आपको सिमिलर वे में आपको ये मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है। डाटा का जनरली आपका इनपुट जो है, इनपुट का जो फॉर्मेट में डाटा है, इसी फॉर्मेट में आपको इसी शेप में देना पड़ेगा। सपोज 2D में है तो आपको 2D में डाटा देनी है, ठीक है। 3D में तो 3D फॉर्म में देना पड़ेगा। जिस फॉर्म में जितना कॉलम, जितना रो, जितने कॉलम्स है, उसी फॉर्म में डाटा दोगे, तभी जाके आपके ये प्रेडिक्शन में एरर नहीं देगा, अदरवाइज प्रेडिक्शन में वो बोलेगा मिसमैच है, ठीक है।
तो समझेगा न्यू इंस्टेंसेस कैसे, दिस इज द वन वे टू हाउ टू प्रेडिक्ट न्यू इंस्टेंसेस। हमने मॉडल को सेव करके किया, दिस इज ऑल्सो हमने ऐसे भी कर सकते हो, फीचर के नाम पे सेव करके उसको डायरेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके कर सकते हो। ओके सो तो लीनियर स्क्वायर क्या करता है, दिस इज द आर स्क्वायर गिविंग द रेसिडुअल स्क्वायर यू कैन से। सपोज लीनियर मॉडल में मॉडल डॉट स्कोर जो यूज कर रहा था, मॉडल डॉट स्कोर ऑफ टेक्स्ट एंड टेस्ट ऑफ वाई, ठीक है। सो जनरली ये जो डाटा दे रहा है दिस इज कॉल्ड आर स्क्वायर, ठीक है। अनदर थिंग इज द एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। एडजस्टेड आर स्क्वायर मोस्ट इंपोर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है, जनरली आर स्क्वायर से एडजस्टेड आर स्क्वायर लोग यूज करते हैं, क्योंकि एडजस्टेड आर स्क्वायर में आपको क्या होता है ना, आपके जो आर स्क्वायर में और एडजस्टेड आर स्क्वायर में डिफरेंस क्या है ना, दिस इज द फंक्शन एक्चुअली एडजस्टेड आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस p माइनस 1, ठीक है। सो 1 माइनस इसकी फंक्शन जो है 1 माइनस आर स्क्वायर, ये जो मॉडल स्कोर दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर रेसिडुअल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1, record minus column minus 1, record minus 1, number of record minus 1 divided by number of record minus number of column minus 1। ये फंक्शन है एडजस्टेड आर स्क्वायर का। 1 माइनस, इसको लिखना पड़ेगा पेपर में, 1 माइनस, एक सेकेंड। सो एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस p माइनस 1, ठीक है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड में लिखूं तो एडजस्टेड आर स्क्वायर किसको बोलते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो जनरल इसकी फार्मूला जो है 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस p माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला है। सो आर स्क्वायर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन y माइनस y हार्ट का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड, y hat इज द प्रेडिक्टेड, ठीक है। 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई n इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड। सपोज आपका अभी हमारे केस में 0 से लेकर 10,000 तक रिकॉर्ड है, तो मेरा n इज 10,000, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, 12 कॉलम्स है, 12 फीचर्स है, तो p इज माई 12, सो दैट मीन्स 10,000 माइनस 12 माइनस 1, दिस इज द, इस साइड में है ये इंटू n माइनस 1, 10,000 माइनस 1, इसमें से आपको डिवाइड करना है। एंड 1 माइनस आर स्क्वायर पहले डिवाइड करोगे, देन ये जो आएगा आउटपुट इससे डिवाइड करोगे, 1 से माइनस करने से आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर निकलता है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर क्यों निकालते हैं, इसकी क्या जरूरत है, हम तो आर स्क्वायर निकाल रहे थे, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर की क्या जरूरत है, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जनरली एडजस्टेड आर स्क्वायर क्यों यूज करते हैं एंड ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एडजस्टेड आर स्क्वायर को यहाँ पे रोक रखा हूँ, नीचे का करते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्यों यूज करते हैं और इसकी यूज केसेस क्या है, और नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा इसको। अभी हम चलते हैं, जो प्रेडिक्ट 2-4 कॉलम रह गया, प्रेडिक्शन जो हमने किया उसको देखते हैं, ठीक है। सो जनरली जो मैंने प्रेडिक्ट किया, ठीक है, सो टेस्ट डॉट प्रेडिक्ट में उसको मैंने सेव किया है, यहाँ पे आई थिंक कहीं पे सेव किया होगा, टेस्ट डॉट प्रेडिक्ट, दिस वन, ठीक है। मेरा टेस्ट डॉट एक्स के टेस्ट डॉट प्रेडिक्ट काम नहीं रन नहीं किया मैंने, ओके।
मॉडल टेस्ट डॉट प्रेडिक्ट मतलब मॉडल डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट एक्स। टेस्ट एक्स को यूज करके मैं जितना भी प्रेडिक्शन किया दैट इज माई टेस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस। ठीक है, दिस इज माई टेस्ट प्रेडिक्ट मतलब टेस्ट एक्स के अंदर को पास करके जो मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू निकला। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा, मेरा टेस्ट प्रेडिक्टेड वैल्यू है एंड टेस्ट एक्चुअल भी है। टेस्ट वाई मीन्स में मेरा एक्चुअल है एंड टेस्ट प्रेडिक्ट को मैंने ले लिया, उसका कॉलम नया कॉलम बना रहा हूँ वाई हार्ट के नाम पे। मैंने जनरली वाई माइनस वाई हार्ट बोल रहा हूँ, इसलिए वाई हार्ट इज माई प्रेडिक्टेड वैल्यू। सो टेस्ट प्रेडिक्ट जितना है उसको मैंने सेव किया वाई हार्ट कॉलम के नाम पे। ठीक है, एंड एक्चुअल जो टेस्ट वाई में जो एक्चुअल फिगर है इसको टेस्ट एक्स के आगे कॉलम बना दिया वाई और उसको मैंने टेस्ट वाई के अंदर सेव कर दी। सो अब जो टेस्ट एस को देखोगे तो टेस्ट एस के अंदर पहले ये मेरा सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स थे यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों चीजें ऐड कर दिया मैंने, एक्चुअल वाई क्या था और मेरा प्रेडिक्टेड कितना था। अब क्योंकि दोनों में कंपेयर करके देखना चाहता हूँ, मतलब ये रिकॉर्ड के लिए मेरा एक्चुअल था 298, मेरा प्रेडिक्शन कर रहा है 297, एक्चुअल था 302, प्रेडिक्ट करे मतलब मैं टेबुलर फॉर्म में इसको भी लेके देख सकता हूँ। ठीक है, 301। ठीक है, अब जो इसको मैं एक दैट इज माई रेल प्लॉट मतलब लीनियर रिग्रेशन प्लॉट इसको बोलते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन प्लॉट जो बनाओगे आप एसएनएस डॉट रिलेशनल लीनियर रिग्रेशन प्लॉट, इसके अंदर दोनों चीज दे दोगे, एक्स में वाई दे दिया, वाई हट और वाई हट के बीच में मैं जब देख रहा हूँ तो मेरा एग्जैक्टली देखो सेम चीजें आ रही है, वाई वर्सेस वाई हट जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो बिल्कुल लाइन परफेक्टली जा रहा है। वाई एंड वाई हट देयर इज नो सच डिफरेंस एंड देयर इज द बायस इज वेरी लेस। मतलब आपका जो आपका डार्क लाइन देख रहे हो ये आपका एक्चुअल है। ठीक है, एंड नहीं सॉरी ये प्रेडिक्टेड है, एक्चुअल इज देखो एक्चुअल में कितना डिफरेंस, देयर इज नो सच डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द प्रेडिक्टेड लाइन। ठीक है, प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल लाइन, वाई वर्सेस वाई हट मतलब एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। 296 था मेरा, 296 प्रेडिक्ट करा, 298 में 298 के आसपास प्रेडिक्ट करा। जहाँ पे अप है वहाँ पे अप हो रहा है, जहाँ पे डाउन डाउन हो रहा है, जहाँ पे ऑफ वहाँ पे ऑफ हो रहा है, जहाँ पे डाउन डाउन हो रही है, जहाँ पे डाउन है वहाँ पे मेरे प्रेडिक्टेड भी डाउन हो रही है। तो सिमिलर फैशन में बिल्कुल लगभग चल रहा है सारे डाटा पॉइंट में। सो दिस इज द वे यू कैन विजुअलाइज हाउ माई प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल। ठीक है, सो बेसिकली ये है, बाकी उसके बाद हम रेगुलराइजेशन यूज करेंगे, ये सब चीज़ें बाद में करेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट पाइपलाइन जो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, तो कंप्लीट पाइपलाइन यहाँ पे बनी है। कंप्लीट पाइपलाइन हमने ऑलरेडी बनाया था एंड तो इसको एक ही चार्ज में मैंने सारा चीज़ स्टार्टिंग से एंड तक एक ही चीज़ में यहाँ पे रखा है। ठीक है, ड्रॉप करना है, मशीन फेल्यूर को ड्रॉप करना था क्योंकि सारा चीज़ एवरीथिंग जितना भी प्रोसेस है सारे प्रोसेस को एक ही डाटा में एक ही चीज़ में एक फंक्शन बना के उसके अंदर रखा हुआ है। सीधा ये फंक्शन को यूज करो और डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, देन आप मॉडल बनाओ। ठीक है, मॉडल बनाओ, मॉडल को लोड करो सिमिलर फैशंस। ठीक है, तो ये है। उसके बाद रेगुलराइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाउ टू रेगुलराइज योर लॉस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉस रेगुलराइजेशन। ये रेगुलराइजेशन टेक्निक हम बाद में पढ़ेंगे। लीनियर रिग्रेशन आई थिंक कंप्लीट हो गया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और कोई डाउट है अभी तक तो पूछ सकते हो। हाँ जी अंकित भाई। अभी तक तो भाई क्लियर हो रहा है, बट थोड़ा किसी लास्ट क्लास में थोड़ा मिस कर गया ना। लास्ट क्लास आपको रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग एक बार देख लो। और उसको रिकॉर्डिंग देखता हूँ बैठ के आराम से कल। हाँ, उसको रात को उसको देखो। ठीक है।